Hello everyone, welcome to your class. We are from Physicum Academy. Do like and subscribe our channel for support our community. And please share your comments in the comment box. So this is your educator Tanmoy Das, All India rank 336 in GEST and cracked JAM and GATE exam also. तो बेसिकली आज का हमारा क्लास जो है वो मेन टॉपिक तो है मैथमेटिकल फिजिक्स जो हमारा अभी तक चल रहा है। तो अभी तक हमने मैट्रिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और वेक्टर में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। तो आज शायद हमारा वेक्टर का लास्ट क्लास होगा। वेक्टर में हमने बहुत कुछ सीख लिया, डेल ऑपरेटर हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर उसका इंटीग्रल, ये सब हमने आप अभी तक सीख चुके हैं। और आज जो है हम बहुत सारे थियोरम भी सीख लेंगे वेक्टर में। ठीक है, तो जो बच्चे मैथ फिजिक्स में स्ट्रांग होना चाहते हैं उनके लिए तो ये क्लास हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्लास आपको देखना ही होगा। एंड ऑल्सो अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज मैथमेटिकल फिजिक्स सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है और एक मेजर सब्जेक्ट भी है। तो आपको तो ये कोर्स जरूर ही करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ शेड्यूल है हमारे फिजिकम एकेडमी की तरफ से, जहाँ पर आपको जुलाई अगस्त सितंबर मतलब 3 महीनों के अंदर पूरा आईआईटी जैम एंड बाकी सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। जैसे अभी हमारे चैनल पे जुलाई महीने में मैकेनिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स का क्लास अभी स्टार्ट है। एंड ऐसे ही करके अगस्त एंड सितंबर महीने पर भी ये क्लास कंटिन्यू रहेगा। एंड 3 मंथ्स के बाद आपके पास हो जाएगा आईआईटी जैम एंड एमएससी एंट्रेंस एग्जामों की सारी सिलेबस कंप्लीटेड विथ हैंड रिटन नोट्स एंड असाइनमेंट्स। ठीक है, नाउ वी क्विकली स्टार्ट आवर क्लास। बट वन थिंग, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिया हुआ क्यूआर कोड या फिर इस लिंक पे जाकर हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी है एक्टिव है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन की रिगार्डिंग या फिर एग्जाम के रिगार्डिंग तो आप हमारे ग्रुप पे क्वेश्चन पूछकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ आपको ग्रुप में मिल जाएगा बहुत सारे असाइनमेंट्स, पीआईक्यू की सोल्यूशन एंड डेली बेसिस में अपना डाउट क्लियर करने के सेशन। ठीक है, तो प्लीज ज्वाइन आवर ग्रुप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। नाउ लेट्स अस बिगिन। स्टार्ट करते हैं हम आज का वेक्टर का क्लास। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स थ्योरम। ठीक है, कैसा थ्योरम? जो थ्योरम यूज करके हम वेक्टर इंटीग्रल को और भी आसान तरीकों से कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए हम दो थ्योरम यूज करते हैं। एक होता है हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम और दूसरा जो है हमारा वो है स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा यही डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा क्या हो गया? पहला टॉपिक हो गया हमारा डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस आपने अभी तक ने सीख चुके हैं कि डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस होता है एक वेक्टर फंक्शन के ऊपर जब हम डेल ऑपरेटर को यूज करते हैं तो हम उसको कहते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, लेकिन सर डाइवर्जेंस तो हमें पता है, लेकिन डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है? तो डाइवर्जेंस थ्योरम कुछ इस तरीके का होता है कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज सरफेस। ओके, अ क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट ds। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये वेक्टर का एक सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन दिया गया है तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर, मतलब ए वेक्टर डॉट dv। ठीक है, तो देखिए अगर आपको एक क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन दिया गया है तो आप उसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन करके हमें क्या मिलेगा? तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बार ऐसा होता है कि आप क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते, वो करने के लिए बहुत ही टफ हो जाएगा। ठीक है, तो तब हम अगर उसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन में ट्रांसफर कर ले तो आपको करने में इजी होगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करते हैं। अब डाइवर्जेंस थ्योरम का कुछ पॉइंट हम लिख लेते हैं। ठीक है, कि डाइवर्जेंस का क्या क्या पॉइंट है। पहला जो पॉइंट है एप्लीकेबल एप्लीकेबल फॉर ओनली, सॉरी 1 सेकेंड, क्लोज्ड सरफेस। ओके,
तो आप देख ही सकते हैं इस थ्योरम से कि ये सिर्फ किस पे अप्लाई हो सकता है, ये सिर्फ एक क्लोज सरफेस पर ही एप्लीकेबल हो सकता है। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा एप्लीकेबल फॉर ओनली क्लोज सरफेस। ओके, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट जो है हमारा कॉन्वर्स सरफेस इंटीग्रेशन टू वॉल्यूम। ठीक है, तो आप ये जो इंटीग्रेशन लिखा है इसको आप इंटीग्रल भी लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, कॉन्वर्स सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पहला जो इंटीग्रल है वो कैसा इंटीग्रल है, वो एक सरफेस इंटीग्रल है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम कर रहे हैं एक वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज। ठीक है, तो यही लिखा गया है। अब तीसरा पॉइंट जो है हमारा पी वॉल्यूम enclosed by closed surface। ओके, तो यहां पर क्या कहा गया है कि जो हमने ये वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब एक वॉल्यूम के ऊपर ही हम वॉल्यूम इंटीग्रल कर सकते हैं। तो वो जो वॉल्यूम है वो किससे एनक्लोज्ड है, वो एनक्लोज्ड है वही क्लोज सरफेस है, जिसका ये जो क्लोज सरफेस है इसी से ही ये वॉल्यूम एनक्लोज्ड है। ठीक है, तो आपको ये 3 पॉइंट आ गया कि एप्लीकेबल फॉर ओनली क्लोज सरफेस, कॉन्वर्ट सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल, एंड वी वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। ठीक है, तो ये रहा हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम। अब इसको करते कैसे हैं, इसको जो करने का तरीका है वो हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर ही समझ लेंगे। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट जो हमारा स्टोक्स थ्योरम है उस पर चले जाते हैं। पहले दोनों थ्योरम हम जान लेते हैं, ठीक है, फिर उससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो आपको धीरे धीरे ये जो थ्योरम है वो ध्यान पर भी आ जाएगा और कैसे करना है वो भी आपको आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोक्स थ्योरम। ओके, तो सर स्टोक्स थ्योरम अब क्या है, तो स्टोक्स थ्योरम कुछ इस तरीके का है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट एयर वेक्टर, ऐसे ही क्लोज लाइन इंटीग्रल लिखा जाता है, इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर डॉट। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टोक्स थ्योरम, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, एक लाइन इंटीग्रल को आप एक सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसका कुछ पॉइंट अब हम देख लेते हैं। इसका जो पहला पॉइंट है वो है फॉर ओपन सरफेस, फॉर ओपन सरफेस। तो आप देख सकते हैं ये जो हमने सरफेस इंटीग्रल लिया है ये कैसा सरफेस है, ये एक ओपन सरफेस है, ये तो कोई क्लोज सरफेस नहीं है। तो ये जो स्टोक्स थ्योरम है ये एप्लीकेबल है फिर सिर्फ फॉर ओपन सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है कि कर्व विल बी क्लोज्ड। कौन सा कर्व, ये जो पहला जो लाइन इंटीग्रल है ये वाला पार्ट, इसका जो कर्व हमने लेंगे वो हमेशा क्लोज्ड ही रहना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ ए का सरफेस इंटीग्रल, ये आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते सर, क्योंकि ये जो हमने लाइन इंटीग्रल लिया है ये कैसा लाइन है हमारा, ये तो नॉट क्लोज्ड है, ये तो ओपन कर्व है, तो इसमें हम स्टोक थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो हम नॉट इक्वल टू ये कह सकते हैं। तो हमारा जो कर्व होगा वो कैसा होगा, वो हमेशा क्लोज्ड रहेगा, हमारा जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, वो हमेशा ओपन होगा। तो ये दोनों रूल आपको फॉलो करना होगा तभी आप स्टोक्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है लाइन इंटीग्रल कन्वर्टेड इनटू, किससे कन्वर्ट हो रहा है, सरफेस इंटीग्रल में, सरफेस। ठीक है, तो
इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक लाइन इंटीग्रल को एक सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका डायरेक्शन। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज हुआ तो इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जो हमारा साइन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये रहा हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। तो सर स्टोक्स थ्योरम में ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या चीज़ है, हमें तो पता है कि लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का जो मसला है वो क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन से भी हम ये दोनों थ्योरम को समझ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीका का है, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ए वेक्टर जो है आपका वो है 2xz प्लस 3y² आई कैप प्लस 4yz जे कैप। ओके, 4yz² होगा, तो थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, एक साथ हो गया। कि दिया गया है 4yz² जे कैप। ठीक है, तो ये आपको वेक्टर दिया गया है, सॉरी दोनों ही हमने गलत लिखा, ये हो जाएगा जे कैप एंड ये होगा के कैप आपका। ठीक है, ये है जे कैप एंड ये है के कैप, ऐसा वेक्टर आपको दिया गया है एंड आपको कहा गया है कि फाइंड क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो आपको ये फाइंड करना होगा और इसके साथ आपको एक ड्राइंग भी दिया गया है। कैसा ड्राइंग, तो उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट। तो ये आपको जेड एक्सिस दिया गया है एंड ये आपको दिया गया है एक्स एक्सिस। ओके, एंड इसमें क्या है, आपको एक जो है क्लोज कर्व दिया गया है। तो वेट अ सेकेंड, कैसा कर्व दिया गया है आपको, ये रहा आपका कर्व। तो इसका रोटेशन जो इस तरफ है, इसका रोटेशन इस तरफ है, इसका रोटेशन ठीक है, तो ऐसा कर्व आपको दिया गया है। ये है आपका जेड एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका ओरिजिन 0 0, ये है आपका 1 0 पॉइंट एंड ये है आपका 0 1 पॉइंट एंड ये है 1 1 पॉइंट। ठीक है, तो आपको ये ए वेक्टर दिया गया है एंड आपको कहा गया है कि फाइंड क्लोज ट्रायल। ये तो एक क्लोज्ड कर्व है, आप देख सकते हैं इसका। अगर मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट आपका ये हो गया, तो ए से स्टार्ट होकर ये फिर से ए पॉइंट पर ही आ रहा है, तो ये कैसा कर्व हो गया, ये तो हो गया हमारा क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो अब क्लोज्ड कर्व का लाइन इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं, ऐसे क्लोज्ड इंटीग्रेशन साइन ए वेक्टर डॉट डीएल, ये हो गया हमारा क्लोज्ड इंटीग्रल। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, इसमें हम करेंगे स्टोक्स थ्योरम का यूज। स्टोक्स थ्योरम, तो स्टोक्स थ्योरम हमारा क्या था, क्लोज लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में ट्रांसफर कर सकते थे, जो हो जाता हमारा कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट ds। तो ये हो जाएगा हमारा स्टोक्स थ्योरम का रूल। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना होगा, हमें पहले कर्ल निकालना होगा, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो कर्ल ऑफ ए हमारा क्या आएगा, तो इसको कैसे करते थे हम, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेशन के प्रोसेस से, आई कैप जे कैप एंड के कैप। ओके, तो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई एंड डेल वाई डेल जेड। ओके, अब ए वेक्टर को हम लिख लेते हैं क्या है हमारा
2xz सॉरी ये एक्स वाला टर्म तो हमारा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि आई का तो कोई टर्म ही नहीं है। तो एक्स हो जाएगा, हाँ एक्स के नीचे आई कैप के नीचे हो जाएगा हमारा जीरो, एंड यहाँ पर क्या होगा 2xz प्लस 3y²। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 4y² ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसका डिटर्मिनेशन निकालना होगा। तो चलिए डिटर्मिनेशन निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेशन क्या आएगा, आई कैप डेल बाई डेल वाई 4y² माइनस क्या आएगा डेल बाई डेल जेड 2xz प्लस 3y²। ओके, देन माइनस जे कैप में क्या आएगा डेल बाई डेल एक्स 4y² माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ 0 ठीक है, प्लस के कैप में क्या होगा कि डेल बाई डेल एक्स 2xz प्लस 3y² माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ 0 ठीक है। तो हमारा जो है डिटर्मिनेशन कुछ इस तरीका का आएगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। पहला क्या होगा, तो यहाँ पर y कट जाएगा तो 4z², फिर यहाँ से क्या आएगा डेल बाई डेल जेड है हमारा तो माइनस 2x, ये हो जाएगा हमारा आई कैप। ओके, अब माइनस जे कैप क्या होगा हमारा 4y² है, इसमें x का कोई टर्म नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस 0 तो है ही, प्लस के कैप। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले 2xz है तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x, 3y का तो 0 हो जाएगा एंड माइनस 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 4z² माइनस 2x आई कैप प्लस 2x के कैप ठीक है। तो ये हमें मिल गया है कर्ल ऑफ ए। तो एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो हमें ड्राइंग दिया गया है इसमें एक्स जो जेड है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, वो 0 to 1। वाई हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, वो भी 0 to 1। और एक्स जो है हमारा वो क्या है, वो 0 ही है हमेशा। एक्स का तो कोई कार में कोई इसका एक्सपेंड नहीं है, इसलिए एक्स हमारा 0। तो इसमें जो जो टर्म एक्स का है, मतलब 2x हो गया या फिर यहाँ पर 2x हो गया, एक्स का वैल्यू हम पुट कर दें 0, पुटिंग x इक्वल टू 0 वी गेट। आपको पता चल चुका है कि क्यों हम x को 0 पुट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें ड्राइंग दिया गया है उसमें x का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हमें यहाँ से कर्ल ऑफ ए क्या मिल रहा है, कर्ल ऑफ ए हमें मिल रहा है 4z² आई कैप। ओके, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा एंड माइनस 2x है वो भी 0 हो जाएगा ठीक है। अब हम कर देंगे स्टोक्स थ्योरम का अप्लाई। तो स्टोक्स थ्योरम में सेकंड पार्ट क्या है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ए। तो हमें क्या मिलेगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ए वेक्टर डॉट ds। तो कर्ल ऑफ ए हमें क्या मिल रहा है 4z² ठीक है। और हमारा ds क्या मिलेगा हमें, ds हमारा क्या था, ds हमारा वेक्टर क्या था कि dx डॉट dy के कैप प्लस dy dz आई कैप प्लस dz dx जे कैप। ओके, ये टर्म था। अगर हम इसको ये पहला वाला कर्ल ए से अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो इसमें किस टर्म था, आई कैप था। तो इससे क्या मल्टीपल होगा, सिर्फ आई का टर्म, ये वाला dx dz का टर्म ही मल्टीपल होगा, बाकी टर्म क्या हो जाएगा आई से के अगर डॉट प्रोडक्ट हो वो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट क्योंकि है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 4z² dy डॉट dz ठीक है। अब हम कर लेंगे इसका इंटीग्रल। तो y का लिमिट क्या था 0 to 1 एंड z का लिमिट था हमारा 0 to 1। तो हम कर देंगे इसका लिमिट को पुट। तो 0 to 1 पहले y का हम इंटीग्रल कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा 4z² y
डी वाई। अगर हम इसमें सॉरी डी जेड होगा, तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर से मिल जाएगा 4z² डी जेड। फिर इसका लिमिट 0 to 1, तो हमें क्या मिलेगा 4z³ 0 to 1, तो हमें क्या मिलेगा आंसर 4/3। तो आप देखिए हमने इसका जो क्लोज लाइन इंटीग्रल कैसे कर लिया, हमने कार्ल ए निकाल लिया, जो आपके लिए अभी है बहुत आसान। आप डिटर्मिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स से ही कर सकते हैं कार्ल ऑफ ए। और आप जब इसका सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं तो आपको बहुत ही छोटा टाइम मिल रहा है इंटीग्रल करने के लिए, ठीक है। तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसका जो क्लोज लाइन इंटीग्रल जो है हमारा ए वेक्टर डॉट डी एल, आपको मिल गया आंसर 4/3, ठीक है। तो सर हम स्टोक्स थ्योरम यूज क्यों करें, हम इसको तो लाइन इंटीग्रल से भी कर सकते थे। हाँ कर सकते हो, तो हम स्टोक्स थ्योरम क्यों यूज करें, तो चलिए हम देख लेते हैं। अगर हम इसको लाइन इंटीग्रल से करें तो क्या ये रूल फॉलो कर रहा है या नहीं, और क्यों हम स्टोक्स थ्योरम यूज करें। तो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो देखिए हम फिर से इसका जो ड्राइंग है वो ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा जो ड्राइंग था वो कुछ तरीके का था, वेट अ सेकेंड। ये था हमारा जेड एक्सिस, ये था हमारा क्या वाई एक्सिस, ऐसा ही तो था। और अब है हमारा बारी जो है हमारा क्लोज्ड, सॉरी इसको हम दूसरे कलर से कर लें तो आपको देखने में आसानी होगा, ठीक है। अब है हमारा बारी क्लोज्ड कर्व का, तो क्लोज्ड कर्व हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो ये जो क्लोज्ड कर्व है हमारा, ये किस तरफ मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, वेट अ सेकेंड, हो गया, हाँ ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक। ये पॉइंट हमारा क्या था 0 0, ये पॉइंट हमारा था 1 0, ये था हमारा 1 1, और ये है हमारा 0 1। ये एक्सिस क्या था जेड एक्सिस, ये एक्सिस क्या था वाई एक्सिस। तो देखिए ये एक क्लोज्ड कर्व हो गया। अगर हम ये इसको थोड़ा सा पॉइंट कर दें कि ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, एंड ये हो गया डी पॉइंट। अब ये भी जो है इसको हम कह लेते हैं कि ये हमारा है C1 कर्व, BC जो है हमारा है वो है C2 कर्व, CD है हमारा C3 कर्व, एंड DA है हमारा C4 कर्व। तो एक क्लोज कर्व को आप ऐसे 4 कर्व में डिवाइड कर सकते हैं, जो है हमारा ओपन कर्व, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल A डॉट डी एल इक्वल टू ओपन लाइन इंटीग्रल फॉर C1 A डॉट डी एल प्लस ओपन लाइन इंटीग्रल फॉर C2 A डॉट डी एल प्लस ओपन इंटीग्रल फॉर C3 A डॉट डी एल एंड ओपन इंटीग्रल फॉर C4 A वेक्टर डॉट डी एल, ठीक है। तो देखिए ऐसे हम एक क्लोज्ड कर्व को ऐसे 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बारी है हम एक एक करके इसका जो ओपन कर्व लाइन इंटीग्रल है वो निकाल लेंगे। तो हमारे ए वेक्टर क्या दिया गया था, हमें ए वेक्टर दिया गया था 2xz प्लस 3y² j कैप प्लस 4yz² j कैप, ये दिया गया था हमें। तो अब बारी है फॉर C1 कर्व, और 1 कर्व, ठीक है। तो C1 कर्व में क्या है, C1 कर्व में आप देख सकते हैं ये x तो है हमारा 0, ठीक है। z हमारा क्या है, z इस लाइन पे है 0, ठीक है। एंड जो है हमारा y वैरी कर रहा है, नहीं सॉरी एक सेकेंड, नहीं इसमें क्या हो रहा है, हमने गलत बता दिया आपको, वेट अ सेकेंड, उल्टा लिख दिया हमने। x तो हमारा 0 है, ये तो कन्फर्म है, आप ड्राइंग से देख सकते हैं। लेकिन z जो है वो हमारा वैरी कर रहा है, वैरी, लेकिन y है हमारा 0 फॉर C1 का, ठीक है। तो अगर हम dy निकालें तो dy हमारा क्या आएगा
वाई तो हमारा आएगा 0, ठीक है। डी जेड का हमें कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जेड तो हमारा 0 to 1 वैरी कर रहा है, ये कहाँ से 0 से 1 तक, लेकिन डी वाई का कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए इसका जो इंटीग्रल है वो हम कर लेते हैं। हमें क्या मिलेगा, ए डॉट डी एल, ठीक है। तो ए डॉट डी एल, ए हमारा क्या है, ए है हमारा एक्स जेड प्लस 3y² जे कैप प्लस 4y² के कैप, ओके। और यहाँ पर है हमारा dl, ठीक है। तो ये कुछ है। तो अगर हम इसमें x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 का वैल्यू पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2.0.z प्लस 3.0² जे कैप प्लस 4.0.z² के कैप डॉट dl। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 0 i कैप प्लस 0 j कैप डॉट dl। तो ये टर्म हमारा क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा 0। तो पहला कार्व के लिए हमारा जो आंसर आया वो है 0। अब बारी है दूसरे कार्व के लिए, फॉर C2 कार्व। तो अब C2 कार्व में क्या हो रहा है, देखिए C2 कार्व कौन सा वाला है, C2 कार्व ये वाला लाइन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें x तो पहले ही 0 हो गया, ठीक है। z जो हमारा है वो है 1 एंड y जो है हमारा वो वेरी कर रहा है, ठीक है। z देखिए यहाँ पर क्या था 1 0, यहाँ पर भी है 1 1। तो z तो हमारा कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है y, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए आपको एक चीज मिल जाएगा कि z जो हमारा है 1, तो अगर आप इसका dz निकालें तो dz आपको क्या मिलेगा, dz आपको मिल जाएगा 0, कांस्टेंट का डिफरेंशियल। तो अब हम इसका लाइन इंटीग्रल निकाल लेते हैं, a डॉट डी एल, ए वेक्टर को अब हम पुट कर लेते हैं, जो होगा हमारा 2xz प्लस 3y² आई कैप प्लस 4y² ए कैप, ठीक है, डॉट डी एल, यही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अगर हम वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर x है तो ये वाला टर्म तो हमारा हो जाएगा 0, ये 3y² है तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं कि 3y² आई कैप 4yz² है, ठीक है। तो z हमारा क्या है, z तो हमारा है 1, तो 4y, ठीक है, ओके। अब हम इसका dl निकाल लें, तो dl हमें क्या मिलेगा, तो हमें कुछ इस तरह का मिल जाएगा 3y², इससे क्या मिलेगा, अगर आई कैप तो आई कैप मतलब dy डॉट dz, ठीक है। और हमारा जो है ये वाला जो टर्म है ये है 4y, और k कैप है, k कैप का मतलब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x डॉट dy, ठीक है। तो ये dz 0 नहीं होगा। तो अब हम इसका इंटीग्रल अगर निकाल लें तो हमें क्या मिलेगा, पहले इसमें क्या करते हैं, z का इंटीग्रल कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 3y² डॉट z dz, यही तो मिलेगा, सॉरी dy यही मिलेगा। और जो सेकेंड टर्म है इसमें पहले x का इंटीग्रल कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 4y डॉट x डॉट dy, यही मिलेगा। अब देखिए हमारा z का वैल्यू क्या है 1, तो पहले टर्म से हमें मिल जाएगा 3y² dy, एंड x का वैल्यू क्या है हमारा 0, तो 4y डॉट 0 डॉट dy, तो सेकेंड टर्म जो है हमारा वो हो जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है 3y² डॉट dy, जहाँ से हमें मिलेगा 3y³ बाई 3, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 0 to 1 तक, तो हमें मिल जाएगा 3/3 जो है हमारा 1। तो C2 कार्व से हमें क्या मिल रहा है 1, C1 कार्व के लिए मिल रहा है हमारा 0, ठीक है। तो अब बारी है C3 एंड C4 के लिए।
तो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं फॉर C3 कर्व। तो ड्राइंग देख लेते हैं। C3 कर्व में क्या था, 100 है। C3 कर्व कौन सा वाला, ये वाला। तो इसमें हमारा y कांस्टेंट रह रहा है, z वैरी कर रहा है, ठीक है। तो इसमें x तो हो गया हमारा 0, ठीक है। और क्या है इसमें, z कांस्टेंट शायद, वेट अ सेकेंड, इसमें y कांस्टेंट है एंड z वैरी कर रहा है। तो y इक्वल टू 1 एंड z वैरी, ओके। तो अब इसका लाइन इंटीग्रल निकाल लेते हैं, a डॉट dl। अब a क्या है हमारा, a है x, क्या था, वेट अ सेकेंड, हाँ, एक्स जेड प्लस 3y² जे कैप प्लस 4y² जे कैप डॉट dl, ठीक है। ऐसा कुछ था हमारा। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर दे तो आपको क्या मिलेगा, x अगर 0 हो जाए तो ये वाला टर्म तो आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ से क्या मिलेगा, y इक्वल टू 1, तो 3 जे कैप प्लस यहाँ पर y1 तो 3 z² के कैप, ठीक है। ये मिल जाएगा आपको डॉट dl, ओके। तो ऐसा कुछ मिल रहा है आपको। तो आप डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं हम इसका dl से, तो हमें क्या मिलेगा, 3 dx डॉट dz प्लस 3z² हमें क्या मिलेगा, 3z² हमें मिल जाएगा dy डॉट dz, ओके। तो ये आ गया हमारा डॉट प्रोडक्ट से। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट अगर अलग अलग से कर ले कि हमें 3 dx डॉट z प्लस 3z² डॉट dy dz अगर हम कर ले तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से अगर x का टर्म पहले कर ले तो 3x डॉट dz एंड सेकेंड जो टर्म है इसमें y को कर लेते हैं 3z² डॉट z, हाँ, एंड y जिसका वैल्यू है हमारा 0 to 1। तो ये जो टर्म है इसमें अगर हम x का वैल्यू पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 0, ये हो जाएगा हमारा 0। तो 0 प्लस 3z² डॉट dz। तो अगर हम इसका इंटीग्रल कर दे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा, सॉरी ये तो 4 था ना, वेट अ सेकेंड, गलती कर दी, यहाँ 4 था, ये 4 था, 4z², यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करने से हमें 4 मिला था, 4 ये भी 4 हो जाएगा एंड ये भी 4 हो जाएगा। थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए कि ये 4 होगा, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो है 4z³/3, लिमिट हो जाएगा 0 to 1, ओके। तो आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ से, 4/3। तो फॉर C3 कर्व हमारा लाइन इंटीग्रल क्या आ रहा है, a डॉट dl जो है 4/3, ठीक है। अब बारी है फॉर C4 कर्व, ठीक है। तो C4 कर्व में हमारा लिमिट क्या होगा, x तो है हमारा 0, x है 0 एंड z क्या हो रहा है, z रह रहा है हमारा कांस्टेंट, वो भी 0 पे, ठीक है। एंड y जो हमारा वेरी कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक, वो 1 to 0, ठीक है। तो क्या हो रहा है, x है हमारा 0, z है हमारा 0 एंड y 1 to, ओके। अब हम इसका लाइन इंटीग्रल कर लें, तो a डॉट dl, a वेक्टर हमारा क्या है, 2xz प्लस 3y² जे कैप प्लस 4y² जे कैप, ठीक है, डॉट ट्रिपल ब्रैकेट डॉट dl, ठीक। तो अगर हम इसका dl वैल्यू पुट कर दे, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं तो आसानी हो जाएगा। तो 2x जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म रहेगा 3y² क्योंकि ये वेरी कर रहा है, फिर 3yz², ये वाला टर्म क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें
जेड जो है वो हमारा डॉट में है, तो हमें क्या मिल जाएगा 3y² डॉट जे कैप। ओके, ये मिल जाएगा। तो अगर हम इसके साथ डीएल कर दें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन कुछ इस तरफ से y² डॉट dy। ओके, तो सर इसमें जो है सिर्फ dy क्यों है, dz क्यों नहीं है, क्योंकि dz हमारा है 0, z हमारा 0 है, x भी 0 है, तो 3y² 0। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर दी, ये कहाँ से कहाँ तक 1 to 0, 1 नीचे 0 ऊपर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 3y³ लिमिट है हमारा 1 to 0। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिलेगा 3 और 0 -1, तो सॉरी 3/3 0 -1, तो आंसर है हमारा -1। तो फॉर C4 कर्व A डॉट DL है हमारा -1। ठीक है, तो अब हम चले जाते हैं जो हमने पहले लिखे थे ये वाला फॉर्मूला, इसको हम फिर से लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमने कैसे निकालने वाले थे कि क्लोज कर्व ऑफ ADL जो होगा हमारा वो है फॉर C1 A डॉट DL प्लस फॉर C2 A डॉट DL प्लस C3 A डॉट DL प्लस C4 A डॉट। ओके, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर दे, तो C1 के लिए हमारा क्या आया था, हमारा आया था 0, तो लिख लेते हैं 0। C2 के लिए हमारा क्या आया था, 2 के लिए हमारा आया था 1, तो प्लस 1। C2 के लिए हमारा क्या आया था, C2 के लिए 4/3 प्लस 4/3 एंड C4 के लिए हमारा -1, तो -1। तो आंसर क्या आ रहा है 4/3 जो है हमारा आंसर। तो यहाँ से हमारा क्लोज लाइन इंटीग्रल हो रहा है इक्वल टू 4/3। तो हमने जो स्टोक्स थ्योरम यूज किया था उसमें भी क्या यही आंसर आ रहा था, तो चेक कर लेते। तो देखिए ये था हमारा स्टोक्स थ्योरम, जब हम अप्लाई करें तो हमें क्या मिला 4/3, और यहाँ पर भी हमें मिल रहा है 4/3। तो फर्क क्या है, देखिए जब आप स्टोक्स थ्योरम यूज कर रहे थे तो आपका जो क्वेश्चन था वो एक पेज में हो गया था, ठीक है, एक पेज में हो गया। लेकिन जब आप इसको लाइन इंटीग्रल में करें तो आपको C1 C2 C3 C4 अलग अलग से करना पड़ा, फिर उसको ऐड करना पड़ा, पर जाकर आपको मिल गया आंसर। तो दोनों तरफ आपको आंसर सही मिल रहा है और एक ही मिल रहा है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि स्टोक्स थ्योरम जो है हमारा वो सही है, जो हमें बुक में बताया गया है वो सही बताया गया है। ठीक है, तो इससे आप स्टोक्स थ्योरम का जो अप्लाई है वो ठीक है या नहीं वो आप चेक कर सकते। ठीक है, तो अब चले जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन में हम बहुत ज़्यादा अटक गए थे, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, आपको कहा गया है कि फाइंड सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर, जो हमें दिया गया है y² z² i कैप प्लस z² x² j कैप प्लस z² y²। ओके, ये आपको वेक्टर दिया गया है एंड फ्रॉम सरफेस हमारा कैसा दिया गया है, वो है स्फीयर बाउंडेड, स्फीयर बाउंडेड बाय पार्ट ऑफ स्फीयर एंड XY प्लेन। मतलब कैसा हो गया ये सरफेस, ये जो हमारा उल्टा हेमिस्फीयर था ऐसा वाला, ऐसा आपको एक शेप दिया गया है जिसका ये एक्सिस हो गया आपका x एंड ये वाला एक्सिस हो गया आपका y। तो आपको क्या निकालना होगा, इसका सरफेस इंटीग्रल। तो हम सरफेस इंटीग्रल कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए ये बात आपको बताएगी कि स्फीयर इज बाउंडेड बाय
पार्ट ऑफ स्फीयर मतलब ये जो राउंड शेप है ये हो गया आपका पार्ट ऑफ स्फीयर एंड एक्सवाई प्लेन, मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ये एक्सवाई प्लेन से बाउंडेड है एंड ये जो ऊपर वाला सर्कल का पार्ट है ये भी आपका बाउंडेड है। तो आपका सरफेस कैसा हुआ, एक क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस, अगर ये वेक्टर को हम ए मान ले तो ए डॉट डी एस वेक्टर हमें निकालना होगा कि क्या है। तो सरफेस इंटीग्रल से हम कैसे इजी कर सकते हैं, हम यूज करेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम को, डाइवर्जेंस थ्योरम। तो आपको पता चल चुका है कब हम ये स्टोक्स थ्योरम डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करें, जब आपको एक स्फीयर दिया गया हो वो है क्लोज, या फिर आपको एक लाइन दिया गया है वो है क्लोज, तो तभी आप ये थ्योरम के यूज कर सकते हैं, उससे जाकर आप जो प्रोसेस है उसको इजी बना सकते। तो हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम क्या था कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एस हमारा हो जाएगा, किसमें चेंज होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल में, ठीक है। तो डेल डॉट ए मतलब डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर डॉट डी वी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर का हम डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं। तो डाइवर्जेंस हमें क्या देता है, एक स्केलर फंक्शन ही देता है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लीजिए कि डेल ऑपरेटर डॉट ए वेक्टर हमें क्या दिया गया था कि वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए कैप प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी इसको हम गलत लिख लिया, वेट अ सेकेंड, हमने वेक्टर को गलत लिख लिया जो हमें दिया गया था, अलग चेंज कर लेते हैं। तो हमें वेक्टर क्या दिया गया था, वेक्टर दिया गया था वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई कैप प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर ए कैप प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर ए कैप, ये दिया गया था। तो अगर हम इसका डाइवर्जेंस निकालें तो हमें क्या मिलेगा, पहले टर्म में तो कोई एक्स का टाइम नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, फिर दूसरे टर्म में ये इसमें कोई वाई का टाइम नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, तीसरे टर्म में जेड है तो इसका होगा डाइवर्जेंस। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2z वाई स्क्वायर, ये कैप नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक स्केलर फंक्शन। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर हमें क्या मिला, 2z वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये जो हमारा सरफेस है वो कैसा सरफेस है, ये तो हो गया एक हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो सर अगर हेमिस्फीयर हो या फिर हेमिस्फीयर हो तो हमें क्या बताया गया था कि हम किस कोऑर्डिनेट को यूज करें, कार्टेशियन तो हम इसमें यूज नहीं कर सकते, तो हम करने वाले हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्यों सर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्यों, क्योंकि हमारा जो सरफेस है वो है हेमिस्फीयर, ओके। तो इसीलिए हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा क्या था, एक्स था हमारा आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई हमारा क्या था, वाई था आर साइन थीटा साइन फाई एंड जेड हमारा था आर कॉस थीटा, ये था। तो हमें डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या मिल रहा है, अगर हम वैल्यू पुट कर दे तो हमें मिल जाएगा 2 जेड हमारा है आर कॉस थीटा एंड वाई स्क्वायर हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर फाई। तो हमें क्या मिल रहा है, 2r क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। ये हो गया हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है। तो जो हमारा हेमिस्फीयर मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हम वॉल्यूम एलिमेंट को कैसे लिखते थे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डॉट डी आर, ऐसे ही लिखते थे। तो हमें डाइवर्जेंस से अब ए मिल गया डी भी मिल गया, अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करके इसका इंटीग्रल कर लेंगे। तो दूसरे पेज पे लिख लेते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ए डॉट डी भी हमारा क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा
डाइवर्जेंस ऑफ ए हमारा क्या था, 2r³ साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई एंड कॉस थीटा, और डी भी हमारा क्या था, r² साइन थीटा dr डी थीटा एंड डी फाई। अगर हम इसको थोड़ा इजी बना ले तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल 2r5 ओके साइन क्यू थीटा और कॉस थीटा एंड साइन स्क्वायर फाई डॉट डॉट थीटा डॉट फाई। तो हम डी थीटा डी आर एंड डी फाई को अलग अलग लिख लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2r5 डॉट डी आर साइन क्यू थीटा डॉट कॉस थीटा डी थीटा एंड साइन स्क्वायर फाई डी फाई। तो अब बारी है इसका लिमिट पुट करने का, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, आर हमारा क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू तो आर ही रहेगा क्योंकि हमें कोई रेडियस नहीं दिया गया है, तो आर। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 to π/2। हेमिस्फीयर के लिए आपको इससे पहले वाले शायद इससे दो पहले वाले क्लास में हम लिख लिए थे कि इसमें जो हेमिस्फीयर होता है उसमें लिमिट क्या क्या होता है, तो आप देख लेंगे। तो फाई का लिमिट हमारा हो जाएगा 0 to 2π, ठीक है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, तो r5 का हमारा हो जाएगा 2r6/6 लिमिट 0 to कैपिटल R डॉट, इसका लिमिट क्या आएगा, इसका इंटीग्रल आएगा हमारा साइन 4 θ/4 लिमिट 0 to π/2 डॉट साइन स्क्वायर फाई। आप तो पता ही है, अगर साइन स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर फाई हो तो उसका इंटीग्रल आता है 5/2, तो हमें मिल जाएगा 5/2 लिमिट 0 to π, ओके। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2r6/6 डॉट साइन π/2 हमारा आता है 1, तो 1 एंड साइन 0 तो 0 ही आएगा, तो 1/4 डॉट 2π डिवाइड बाई 2 तो पाई। तो यहाँ से 2 अगर हम काट दें तो 2, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो है πr⁶ डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वो क्लोज सरफेस का सरफेस इंटीग्रल। तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट एस इक्वल टू πr² डिवाइड बाई 12। तो देखिए कैसे आसान तरीकों से आप एक क्लोज सरफेस का सरफेस इंटीग्रल निकाल पा रहे हैं। तो अगर आप इसमें क्लोज को अगर अलग अलग कैसे करें तो पहले इसका C1 करना पड़ता, फिर C2 करना पड़ता, फिर इसको दोनों को ऐड करना पड़ता। लेकिन डाइवर्जेंस थ्योरम से आप सिर्फ इसका डाइवर्जेंस निकाल लिए, डी भी तो आपको पता ही था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, तो आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर ले। और देखिए इंटीग्रल जो है वो भी बहुत ही आसान है, ठीक है। तो उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया πr6 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो ऐसे आपको आ गया कैसे आप डाइवर्जेंस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो हम स्टोक्स थ्योरम देख लिए, डाइवर्जेंस थ्योरम भी देख लिए, हमें पता चल चुका है कि सर हम कैसे इसको यूज करते हैं। लेकिन क्या सर इससे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, हाँ इसमें क्वेश्चन भी आता है। तो कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा जैम 2014 का क्वेश्चन, ठीक है। 2014 में एक क्वेश्चन आया था, वो था गिव द सरफेस ऑफ द फील्ड। आपको एक फील्ड वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर एक्स वाई जेड, मतलब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, जो है 2α x i प्लस बीटा y j प्लस 3 गामा k, ठीक है। तो ऐसा आपको एक वेक्टर फील्ड दिया गया है और कहा गया है कि ओवर द
क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, एक क्लोज सरफेस है ऑफ एन ऑर्बिटरी यूनिट sphere each to be 0, then the relation between alpha, बीटा एंड गामा। तो आपको ये था हमारा एक एमसीक्यू का क्वेश्चन, ये था एमसीक्यू। ओके, तो आपको एक वेक्टर फील्ड दिया गया है और वहां पर कहा गया है कि ओवर द क्लोज सरफेस ऑफ एन ऑर्बिटरी यूनिट स्फीयर इज टू बी 0, ठीक है। देन रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा के बीच में जो रिलेशन होगा वो आपको निकालना होगा। तो सर हम इसको कैसे निकालें? तो सरफेस हमारा कैसा है? सरफेस है हमारा क्लोज सरफेस। तो अगर हम इसका इंटीग्रल निकाले तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें कहा गया कि एक क्लोज सरफेस का इंटीग्रल निकालने को, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ उसमें डाइवर्जेंस थ्योरम यूज कर देंगे। तो डाइवर्जेंस हमारा थ्योरम क्या है? वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर डॉट dv। ओके, जो हमने ये फॉर्मूला अभी यूज किया, ये फॉर्मूला क्या है हमारा? डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। तो एक चीज नोटिस कीजिए, हमें उससे पहले हम इसका डाइवर्जेंस निकालें, ठीक है। तो आसान तरीके से हम डाइवर्जेंस अगर निकाल लें तो डेल ऑपरेटर वेक्टर हमारा क्या है? 2 अल्फा एक्स आई कैप प्लस बीटा वाई जे कैप प्लस 3 गामा, यहाँ पर एक वाई भी था, वाई नहीं जेड था, अगर जेड नहीं हो तो रिलेशन नहीं आएगा ना, वेट अ सेकेंड, ये जो था ये था 3y जेड के कैप। ओके, तो यहाँ पर अगर लिख लें हम 3 गामा, 3 गामा होगा 3 गामा जेड के कैप। ओके, तो अगर हम इसका डाइवर्जेंस निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 गामा, ये हो गया हमारा डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। तो अब हमें क्या कहा गया है कि ओवर द क्लोज सरफेस ऑफ एन ऑर्बिटरी यूनिट स्फीयर इज टू बी 0, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या यूज करेंगे? हम इसमें यूज करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम कहाँ से आता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड मैग्नेटिज्म से। तो उसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अगर आप यूज करें तो आपको क्या मिलेगा कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस, जो हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम से आ रहा है, वॉल्यूम इंटीग्रल की ए वेक्टर डॉट, सॉरी 1 सेकेंड, हमें क्या मिल रहा है? वेट, तो डाइवर्जेंस डॉट ए वेक्टर डॉट डीवी, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से ये हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। गॉस थ्योरम से हो जाएगा 0 के इक्वल। तो हमें क्या मिल रहा है अगर हम कर लें वॉल्यूम इंटीग्रल, यहाँ ये जो वैल्यू ये क्या आ रहा था हमारा? 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 गामा डॉट ई भी इक्वल टू 0। देखिए अब आपको तो एक सरफेस दिया गया है, ठीक है, आपको एक सरफेस दिया गया है, मतलब उसका वॉल्यूम तो कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो डी भी तो हमारा 0 नहीं हो सकता, डी भी नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो इंटीग्रल ये कैसे 0 हो सकता है? ये 0 हो सकता है अगर हम मान लें कि 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 गामा हमारा इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको रिलेशन क्या मिल रहा है? अगर अब
हर किसी को 6 से अगर डिवाइड कर दे तो आपको मिल जाएगा अल्फा बाई 6 प्लस, सॉरी अल्फा बाई 3 होगा, सॉरी काट दे, तो हमें रिलेशन क्या मिल जाएगा, अल्फा बाई 3, ओके, प्लस बीटा बाई 6 प्लस गामा बाई, ये हो गया अल्फा बीटा का रिलेशन एंड हमारा जो आंसर। ठीक है, तो आपको आंसर आ गया। कैसे आप डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करके जैम 2014 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो ये था हमारा एमसीक्यू का एक ऑप्शन, तो आप इसको अच्छे से मार्क करके पा सकते थे 2 मार्क्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चले जाते एक दूसरे क्वेश्चन पे जो आया था हमारा जैम 2016 में। ओके, तो देखिए 2014 में एक क्वेश्चन आया था, 2016 में भी एक क्वेश्चन आया था, तो ऐसे ही हर साल एक एक करके क्वेश्चन आता है जैम में वेक्टर से, डाइवर्जेंस एंड स्टोक्स थ्योरम से। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है वेक्टर से, तो स्टोक्स थ्योरम डाइवर्जेंस थ्योरम से आप देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आया है जैम 2014 एंड 2016 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा क्या गया है, हेमिस्फीयर cell which placed on the x y plane centered at the origin, origin पे सेंटर किया गया है, for a vector field वेक्टर फील्ड क्या है हमारा, एफ इक्वल टू माइनस वाई एक्स कैप प्लस एक्स वाई कैप डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल कर्ल ऑफ वेक्टर डॉट के ओवर द हेमिस्फीयर सरफेस इज। तो आपको कहा क्या गया है, आपको कहा गया है कि इस जो वेक्टर फील्ड दिया गया है ये है एक्स वाई प्लेन पे एक हेमिस्फीयर से, अब आपको निकालना है कर्ल ऑफ ई डॉट डी ए, सॉरी। ठीक है, तो अब एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो फॉर्मूला दिया गया है, ये जो करने को दिया गया है हमें, क्या दिया गया है कि इंटीग्रल ई कर्ल ऑफ वेक्टर डॉट, ठीक है, ये ई होगा, तो कर्ल ऑफ ई डी ए। तो देखिए कार्ल तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो हमेशा रहेगा हम कैसे इसको इजी बना सकते। तो एक चीज नोटिस कीजिए, आपके पास जो थ्योरम था, एक था स्टोक्स थ्योरम और एक था डाइवर्जेंस थ्योरम। अगर आप स्टोक्स थ्योरम उठा के देखिए तो उसमें क्या था, उसमें था क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ, सर इसको ई ही लिख लेते हैं, ठीक, डीएस। तो ये क्या था हमारा स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम यही था। तो देखिए ये वाला जो टर्म ये इससे मैच कर रहा है, तो अगर हम इसमें एक स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर लें, अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम, तो देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ तक जा सकते हैं तो यहाँ से यहाँ पर भी जा आ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम निकालने वाले हैं सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ ई डॉट डी ए, जो हमारा इक्वल होगा
लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी आर से। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टोक्स थ्योरम। अब हमारा ई वेक्टर क्या दिया गया है? वेक्टर तो हमें दिया गया है माइनस वाई एक्स कैप प्लस एक्स टू वाई कैप डिवाइड बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया गया है। अब देखिए एक चीज़, ये जो हमें सरफेस दिया गया ये कैसा है? हेमिस्फीयर है। और आपको पता ही है अगर सरफेस हमारा हेमिस्फीयर हो तो आपको क्या करना होगा? पहले तो इसको हम चेंज कर लेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अगर आपको हेमिस्फीयर दिया हो तो आपको इसको चेंज करना होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वेट अ सेकेंड। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर वेट अ सेकेंड, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं, इसको और आसान तरीके से हम कर सकते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा क्या होता है? एक्स होता है, वाई होता है एंड जेड भी होता है, ये तीनों टर्म होता है। और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट में एक्स होता है, वाई होता है, जेड का कोई टर्म नहीं रहता। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ये किस में ट्रांसफर होता है? आर थीटा फाई, ये तीनों टर्म में चेंज होता है। लेकिन एक्स वाई पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है? आर एंड थीटा। तो ये जो हमारा मैथ है इसमें ई एक्स है, ई वाई है, दो यूनिट वेक्टर है। तो अगर हम इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफर करें तो ये थोड़ा प्रोसेस हमारा टफ हो जाए, क्योंकि ये इसमें 3 पार्ट्स होगा, 3 एलिमेंट्स होगा। लेकिन अगर हम इसमें पोलर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफर कर ले तो हमारा 2 टर्म्स ही रहेगा, तो करने के लिए आसानी हो जाएगा। तो अब हम इसको किस में ट्रांसफर करेंगे? कॉन्वर्ट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। ओके, तो हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करने वाले हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स हमारा क्या होता है? एक्स होता है आर कॉस थीटा, वाई हमारा होता है आर साइन थीटा। तो डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा आर माइनस आर साइन थीटा डी थीटा। डी वाई हमारा क्या हो जाएगा? डी वाई हो जाएगा आर कॉस थीटा डॉट थीटा। ये टर्म मिल गया हमें। तो अब हमें करना क्या होगा? ई वेक्टर को अब हम ट्रांसफर कर लेते हैं। ई वेक्टर हमारा क्या था? माइनस वाई डी एक्स कैप प्लस एक्स वाई कैप डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम इसमें पोलर कोऑर्डिनेट का टर्म पुट करते तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनस आर साइन थीटा डॉट एक्स कैप प्लस आर कॉस थीटा वाई कैप डिवाइड बाई आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। वेट अ सेकेंड, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम नीचे वाले टर्म में अगर हम आर स्क्वायर को कॉमन ले ले और ऊपर वाले टर्म से आर कॉमन ले ले तो हमें क्या मिल जाएगा? वेट अ सेकेंड, हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, आर कॉमन माइनस साइन थीटा एक्स कैप प्लस कॉस थीटा वाई कैप डिवाइड बाई आर स्क्वायर की साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा 1 आता है। तो आर और आर स्क्वायर कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ से मिल जाएगा माइनस साइन थीटा एक्स कैप प्लस कॉस थीटा यू वाई कैप डिवाइड बाई आर। तो ई वेक्टर हमें मिल चुका है, डी एक्स डी वाई भी मिल चुका है। अब हमारा बारी है का लाइन इंटीग्रल निकाल लें डॉट डी आर। ठीक है, तो ई को अगर हम लिख लें कि हमारा क्या आएगा? क्या आएगा? माइनस साइन थीटा एक्स कैप प्लस कॉस थीटा की वाई कैप डिवाइड बाई आर। ओके, और अगर हम डी आर देख लें, डी आर हमारा क्या होता है? डी आर हमारा हो जाएगा
एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप। तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा माइनस आर साइन थीटा डॉट थीटा एक्स कैप प्लस आर कॉस थीटा थीटा वाई कैप। तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डॉट डी थीटा प्लस यहाँ पर तो आर डिवाइड बाई आर था ना, तो एक नीचे आर आ जाएगा और दूसरे टर्म में क्या आएगा, आर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई आर डी थीटा। ये आ जाएगा आपका इंटीग्रल फॉर्म। तो अगर आप इसमें आर आर काट देते हैं, ये आर और ये आर कट जाएगा, तो हमें मिल गया आखिर में साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस थीटा डी थीटा, एक टर्म मिल गया, और दूसरा टर्म हमें मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा हेमिस्फीयर सेल था, ठीक है, ये एक तो इसका लिमिट क्या आएगा, आपको लिमिट आएगा 0 to 2 पाई। ओके, ये लिमिट आपके पास आ जाएगा। तो 1 सेकेंड एक बार चेक कर लेते हैं हम इंटीग्रेशन को सही तरीके से करे हैं या नहीं। ठीक है, तो आपके पास ये था टर्म हमारा डी आर माइनस आर साइन थीटा आर कॉस थीटा डी थीटा था। अगर हम इससे मल्टीपल कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, एंड यहाँ से मिल जाए, ओ एक चीज़ हमने गलती कर दिया कि ये साइन थीटा ई एक्स था और यहाँ पर आर साइन थीटा डी थीटा ई एक्स था, तो ये दोनों डॉट होगा, हमने ये कॉस थीटा का टर्म भी इसके अंदर ले लिया है। ये वाला पोर्शन तो हमारा कट हो जाए, ये नहीं रहेगा। तो आर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, तो यहाँ पर भी ये वाला टर्म नहीं रहेगा। तो अगर आप देखिए 0 to 2 पाई क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा आ रहा है आपके पास, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1, तो डी थीटा 0 to 2 पाई, तो आंसर आएगा हमारा पाई। ये हुआ हमारा आंसर। तो ऐसे ही जैम 2016 का क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। हमें क्या दिया गया था, एक वेक्टर ई वेक्टर दिया गया था हमें, और आपको कहा गया था कि आप निकालें कर्ल ऑफ ई डी ए। ठीक है, तो इससे हम स्टोक्स थ्योरम से कंपेयर करके पता चल गया कि हम इसमें स्टोक्स थ्योरम यूज करेंगे। फिर स्टोक्स थ्योरम से हम इसका लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिए। अब ये दिया गया था हमारा हेमिस्फीयर, ठीक है, तो इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हमारा जो टर्म था वो ई एक्स एंड ई वाई ये दोनों टर्म में था, तो अगर हम इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ट्रांसफर करें तो हमारा 3 टर्म हो जाएगा, तो करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको ट्रांसफर कर लिया पोलर कोऑर्डिनेट में। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन होता है, साइन थीटा होता है, और डी एक्स डी आई हमने निकाल लिया। अब ई वेक्टर को हमने पोलर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफर कर लिया और डी आर को निकाल लिया, जो था डी एक्स ई एक्स कैप प्लस डी वाई ई वाई कैप, दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट कर लिए तो हमें कुछ इस वाला टर्म मिला। अब हम इसका अगर इंटीग्रल कर ले तो हमें मिल गया आंसर 2 पाई। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि हमें निकालना था सरफेस कर्ल ऑफ ई वेक्टर डॉट ये क्या होगा 2 पाई। ये था जैम 2016 का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एनएटी क्वेश्चन। क्या लिख दिया मैंने, वेट अ सेकेंड, ये था हमारा एनएटी क्वेश्चन जो आपसे हो गया सॉल्व। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जैम में वेक्टर से, तो यही तक था हमारा वेक्टर में जो पोर्शन जैम या बाकी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो यही तक था। जो डेल कार्ल आपका हो गया, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर उसका इंटीग्रल और थ्योरम, यही तक पूछा जाता है बेसिक जैम और बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम में। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो अगर आप ये पूरा लेक्चर कंप्लीट कर ले
तो वेक्टर में था 8 लेक्चर और हमारा मैथ फिजिक्स के अंदर 10th लेक्चर तक अगर आप पढ़ ले तो आपका पूरा वेक्टर पोर्शन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो यही तक था हमारा वेक्टर का क्लास। आगे हम और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कल से स्टार्ट कर देंगे। ओके, एंड आखिर में एक चीज़, ये रहा हमारा चैनल का लास्ट 28 डेज का रिपोर्ट, जहाँ जो स्टूडेंट हमारा लेक्चर देखते हैं उनमें 70% है नॉट सब्सक्राइब। सो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू सपोर्ट आवर वर्क एंड कम्युनिटी। ओके, दैट्स इट, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।